नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। और आज की क्लास में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो बायोलॉजी चल रही है आरपीएससी के लिए, और उसी में हम आगे की बात करते हैं। तो हमारी जो यूनिट चल रही थी वो ह्यूमन डिजीजेस और हेल्थ वाली चल रही थी, और उसी में हम आज बात कर लेते हैं प्रतिरक्षा के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। देखो, शरीर का विभिन्न रोगों से लड़ना क्या कहलाता है? इम्यूनिटी कहलाता है। यानी कि हमारा जो शरीर होता है, जो स्वस्थ रहता है, नॉर्मली तो स्वस्थ ही रहता है। तो स्वस्थ किस लिए रहता है? बाहर से भी जीवाणु रोगाणु होते हैं, वो एंटर करते हैं विभिन्न शरीर के माध्यमों के द्वारा, और उसके उनसे फाइट करता है, और जो रोगाणु होता है उसको मार देता है, और फिर शरीर क्या होता है? स्वस्थ रहता है। शरीर का विभिन्न रोगों से के विरुद्ध लड़ना ही क्या कहलाता है? प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी कहलाता है। तो प्राकृतिक और विशिष्ट दो प्रकार की होती हैं। देखो, इम्यूनिटी जो होती है, प्रतिरक्षा जिसको बोलते हैं, वो दो प्रकार की होती है। एक तो प्राकृतिक होती है, एक होती है विशिष्ट। यानी कि प्राकृतिक यानी कि इनेट, और विशिष्ट यानी कि एक्वायर्ड। तो एक तो होती है एक्टिव इम्यूनिटी, और एक होती है पैसिव। देखो, जो क्या होता है कि प्राकृतिक जो होती है इनेट और विशिष्ट। विशिष्ट जो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। देखो, एक्टिव जो होती है वो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो होती है वैक्सीनेशन वगैरह के द्वारा दी जाती है। एक्टिव और पैसिव, देखो, एक्टिव आर्टिफिशियल जो होती है वैक्सीनेशन के द्वारा, एक्टिव नेचुरल भी होती है। और इसके अलावा पैसिव के बारे में बात करें तो पैसिव यानी कि निष्क्रिय, सक्रिय और निष्क्रिय। निष्क्रिय यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होती है। आर्टिफिशियल जो होती है इसमें टीके वगैरह के द्वारा होती है। देखो, ये एक्टिव होती है वैक्सीनेशन के द्वारा, यानी कि वैक्सीन जो होता है वो तुरंत काम करता है, तो एक्टिव होती है। और टीका जो होता है वो पहले बचपन में टीके लगे होते हैं, लगाते हैं, है ना। टीका जो होता है वो किसका उदाहरण है? पैसिव का उदाहरण है, पैसिव। और एक है नेचुरल जैसे कि आईजीजी है, मैटरनल वगैरह से आती है। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो उसमें आते हैं नेचुरल में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में। जन्मजात प्रतिरक्षा या इनेट या कंजेनाइटल इम्यूनिटी। कंजेनाइटल, ठीक है, कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा जन्म से ही प्रेजेंट होती है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं, जन्म से ये प्रेजेंट होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। शारीरिक अवरोध के बारे में बात करें तो रोग कारक को शरीर में प्रवेश को अवरुद्ध करता है, जैसे त्वचा और म्यूकोसा। जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, जन्म से ही प्रेजेंट होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं शारीरिक अवरोध। रोग कारक को शरीर में प्रवेश को अवरुद्ध करते हैं। रोग कारक को शरीर में प्रवेश को क्या करते हैं? अवरुद्ध करते हैं। शारीरिक अवरोध जैसे कि त्वचा है, म्यूकोसा है, श्लेष्मा जो होता है ना, म्यूकोसा वगैरह, तो वो है। कारकीय जो अवरोध होते हैं, जैसे कार्यकीय यानी कि जो कार्यकीय अवरोध होते हैं, जैसे ज्वर का आना, पीएच श्रवण, लार वगैरह होती है, उसमें लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि जो रोगाणु वगैरह होता है उसको मार देता है, उससे सुरक्षा करता है। ज्वर आता है, जैसे कोई रोगाणु शरीर में एंटर करता है तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा तीव्र बुखार आ जाता है, क्योंकि अंदर के एक क्या चल रहा होता है, अंदर हमारी बॉडी जो होती है वो जर्म के प्रति, उस रोगाणु के प्रति क्या फाइट करती है, इसलिए इसकी वजह से ज्वर आता है। साइटोकाइन रोधक जो होते हैं, वायरस संक्रमण होने पर ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होती है, और उसको बोलते हैं इंटरफेरोन। देखो, एक जन्म से ही प्रेजेंट जो होती है उसको बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है ये। शारीरिक अवरोध हमने पढ़ी लिए, त्वचा, म्यूकोसा, कार्यकीय अवरोध, ज्वर, पीएच श्रवण। उसके बाद साइटोकाइन अवरोध है, जैसे कि वायरस संक्रमण होने पर क्या होता है? वायरस संक्रमण होने पर जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ग्लाइकोप्रोटीन स्रावित होती है, और उसको बोलते हैं इंटरफेरोन। इंटरफेरोन क्या है? 270 अमीनो एसिड से बने हुए एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं। 270 अमीनो एसिड से बने हुए एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं, जो कि वायरस संक्रमित कोशिका द्वारा स्रावित होते हैं। जो कि वायरस संक्रमित जो कोशिका होती है उसके द्वारा स्रावित होते हैं। वायरस के द्वारा जो संक्रमित कोशिका होती है उसके द्वारा स्रावित 270 अमीनो एसिड से बने हुए एंटीवायरल प्रोटीन होती है, वायरल के प्रति एंटीवायरल प्रोटीन होते हैं। और तथा अपने आसपास की सेल्स को टीआईपी यानी कि ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, टीआईपी यानी कि अपनी आसपास की जो सेल्स होती हैं उसको टीआईपी यानी कि ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। ठीक है,
अपने आसपास की सेल्स को टीआईपी यानी कि ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन बनाने के लिए क्या करते हैं, उत्प्रेरित करते हैं। और ये प्रोटीन क्या करता है, देखो इस प्रकार टीआईपी का निर्माण होने पर वायरस संक्रमण आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं उसमें नहीं फैलता है, अर्थात वायरस संक्रमण नियंत्रित हो जाता है। ठीक है, टीआईपी प्रोटीन जो बनाती हैं, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन जो जिसको बोलते हैं, वो बन जाती है। तो क्या है कि आस पड़ोस की जो सेल्स होती हैं उसमें जो बीमारी है वो नहीं फैलती है, उस अंदर जो सेल्स होती हैं वो संक्रमित नहीं होती हैं उस रोगाणु से। अतः जातीय विशिष्ट होते हैं ये जो एंटोफेरोन होते हैं, एंटोफेरोन के बारे में बात कर रहे हैं। एंटोफेरोन क्या होते हैं, जातीय विशिष्ट होते हैं। एक जाति द्वारा उत्पन्न एंटोफेरोन समान जाति की कोशिकाओं को ही वायरस संक्रमण से बचाता है। यानी कि जातीय विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं, जातीय विशिष्ट होते हैं। एक जाति द्वारा उत्पन्न जो एंटोफेरोन होते हैं वो समान जाति की कोशिकाओं को ही वायरस संक्रमण से बचाता है। आईएनएफ यानी कि इंटरफेरोन जो होते हैं, आईएनएफ या इंटरफेरोन वायरस संक्रमण से बचाव और उपचार दोनों में काम आते हैं। आईएनएफ इंटरफेरोन जो होते हैं वो वायरस संक्रमण से बचाव और उपचार दोनों में ही काम आते हैं। वायरस संक्रमण से बचाव और उपचार दोनों में ही काम आते हैं। भक्षण के बारे में बात करें, भक्षण यानी कि फेगोसाइटिक होता है, कोशिकीय अवरोध होता है। भक्षण यानी कि फेगोसाइटिक नेचर होता है, कोशिकीय अवरोध है ये भक्षण जो होता है। तो हमने शारीरिक कार्य की एक साइटोकाइन में इंटरफेरोन के बारे में बात कर ली। अब भक्षण के बारे में फाइगोसाइटिक यानी कि कोशिकीय अवरोधक। देखो, रोगजनक के संक्रमण के बाद शरीर में WBC द्वारा दर्शाया जाता है। जो रोगजनक जो होता है वो अगर शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसको किसके द्वारा दर्शाया जाता है, WBC के द्वारा। इस प्रकार WBC को क्या बोलते हैं, फेगोसाइट्स बोलते हैं। जो WBC होती है उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइट्स बोलते हैं। फेगोसाइट्स में कौन सी होती है, मेनली मैक्रोफेजेस होते हैं और न्यूट्रोफिल होती हैं। ये WBC की ही प्रकार हैं, सेल्स की कोशिकाओं के प्रकार होते हैं मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल। तो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल जिनको बोलते हैं फेगोसाइट्स, ये होती क्या है, इस प्रकार की जो WBC होती है ये एक WBC है, फेगोसाइट्स, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल। WBC भक्षण पर यानी कि वाइट ब्लड सेल जो होती है, श्वेत रक्त कणिकानु ये जो होती है WBC भक्षण कर कोशिका को जीवाणु कोशिका को नष्ट कर देती है। WBC भक्षण कर लेती है, किसका भक्षण करती है, जो जीवाणु कोशिका होती है उसको भक्षण करके उसको नष्ट कर देती है। देखो कैसे करती है, इसके भी कुछ पद होते हैं, जैसे वैसोडायलेशन। वैसोडायलेशन में क्या होता है, हिस्टामिन प्रभाव के कारण ब्लड वेसल्स का आयतन क्या होता है, वो बढ़ जाता है। हिस्टामिन प्रभाव के कारण, हिस्टामिन प्रभाव क्योंकि क्या होता है, रोगाणु बाहर से आया तो हिस्टामिन जो होती है एलर्जी कारक, जो हिस्टामिन होता है उसका प्रभाव होता है और ब्लड वेसल जो होता है उसका आयतन बढ़ जाता है। और ब्लड वेसल जो होती है, रक्त जो वाहिका होती है उसका आयतन बढ़ जाता है और रक्त का वेग उस स्थान पर कम हो जाता है। और रक्त का वेग, आयतन बढ़ेगा वेग कम होगा, फिजिक्स लॉ जैसे कि आयतन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, किसके, वेग के। ठीक है, जो आयतन होता है वो वेग क्या है, आयतन बढ़ेगा तो वेग क्या होता है, कम होता है। ठीक है, अडेसन रक्त का वेग जब कम हो जाता है तो उसमें स्थित जो भारी जो WBC होती हैं, भारी जो WBC प्रेजेंट होती है वो वाहिका की दीवार से चिपक जाती है। एडेशन हो जाता है, वाहिका की दीवार से चिपक जाती है। ठीक है, और एक होता है डायपियासिस यानी कि WBC सक्रिय गति कर, फिर जो सक्रिय गति करती है WBC और वाहिका से बाहर निकल जाती है और सेल्स की ये जो गति होती है उसको बोलते हैं डायपीडेसिस कहलाती है। फिर फेगोसाइटिस हो जाता है, बाहर निकल जाती है और फिर उसको वो खा लेती है। ठीक है, तो फेगोसाइटोसिस। इसके अलावा है इन्फ्लेमेटरी बैरियर। इन्फ्लेमेटरी जो बैरियर होता है, क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बैरियर। पैथोजन के त्वचा से प्रवेश करने पर मास्ट सेल तथा अन्य ऊतकों की क्षति होने से हिस्टामिन तथा प्रोस्टोग्लैंडिन का स्रावन होता है, जिसके प्रभाव से उस क्षेत्र त्वचा में रेडनेस, स्वेलिंग, पेन हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बैरियर के बारे में बात करें, हमने बहुत सारे बैरियर्स के बारे में ही बात करें। जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। जन्मजात प्रतिरक्षा में इन्फ्लेमेटरी बैरियर्स भी आते हैं। जैसे पैथोजन की त्वचा में प्रवेश करने पर, पैथोजन जैसे ही त्वचा में प्रवेश करता है, मास्ट सेल तथा अन्य ऊतकों की क्षति होने से, मास्ट सेल और जो अन्य ऊतक होते हैं उनकी क्षति हो जाती है। तो उससे क्या होता है, हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन का स्रावन होता है।
किसका स्रवण होता है? स्टैमिन प्रोस्टोग्लैंडिन का स्रवण होता है, और जिसके प्रभाव से उस क्षेत्र कोशिका में रेडनेस, स्वेलिंग और पेन वगैरह हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी बैरियर भी ये देखा जाता है। एनके सेल या सेलुलर बैरियर जो होता है, एनके सेल यानी कि नेचुरल किलर सेल जो होती है, एनके नेचुरल किलर सेल जो होती है। सेलुलर बैरियर के बारे में बात करें तो ये क्या होती हैं? जो फैगोसाइट्स होते हैं, जो मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल के अलावा दूसरे प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं नेचुरल किलर कोशिका कहलाती हैं। फैगोसाइट्स के अलावा, फैगोसाइट्स किसको बोलते हैं? डब्ल्यूबीसी की जो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं उनको बोलते हैं फैगोसाइट्स। और उसके अलावा अन्य प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उन सभी को क्या बोलते हैं? नेचुरल किलर कोशिकाएं बोलते हैं, जो कि लिम्फोसाइट सेल होती हैं। क्या कैसी होती है? लिम्फोसाइट सेल होती है। उनके द्वारा भी क्या होता है? वो रोगाणु को से बचाव किया जाता है। पूरक तंत्र कॉम्प्लीमेंट्री जो सिस्टम होता है, ये क्या है? इसके द्वारा भी जन्मजात प्रतिरक्षा से हम बचते हैं। जन्मजात प्रतिरक्षा में पूरक तंत्र भी आता है। ये सामान्यतः अक्रिय होते हैं। ये सामान्यतः तो क्या होते हैं? अक्रिय होते हैं। सामान्यतः अक्रिय होते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में एग्लूटिनेशन होता है, यानी कि जो फाइटिंग वगैरह होती है रोगाणु और अपने सेल्स की, जो एग्लूटिनेशन होता है तो ये सक्रिय हो जाते हैं। पूरक तंत्र जो होते हैं वैसे तो अक्रिय होते हैं, लेकिन जब एग्लूटिनेशन होता है, जो फाइटिंग होती है शरीर में, तो फाइटिंग होती है रोगाणु और हमारे जो अच्छी सेल्स होती हैं उनके बीच में, तो ये सक्रिय हो जाते हैं पूरक तंत्र। और फेगोसाइटोसिस कोशिका अपघटन और इन्फ्लेमेशन को प्रेरित करते हैं। इन्फ्लेमेशन को प्रेरित करते हैं। फेगोसाइटिस कोशिका अपघटन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। और प्रतिरक्षा तंत्र ये क्या करते हैं? विकसित करते हैं। कॉम्प्लीमेंट तंत्र जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रकार की प्रतिरक्षा में भाग लेता है। देखो, एक इम्पोर्टेंट है ये वाला। देखो, कॉम्प्लीमेंट जो तंत्र होता है वो जन्मजात और अर्जित, यानी कि जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, इनेट और एक्वायर्ड, दोनों ही प्रतिरक्षा में भाग लेता है कॉम्प्लीमेंट तंत्र। ठीक है, अब हमने जन्मजात प्रतिरक्षा के बारे में बात कर ली थी। अब बात कर लेते हैं हम उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में। तो उपार्जित प्रतिरक्षा होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जन्म के पश्चात अनुभवों द्वारा अर्जित की जाती है। जन्म के पश्चात क्या होते हैं? अनुभवों के द्वारा अर्जित की जाती है। अडेप्टिव या विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है ये। उपार्जित प्रतिरक्षा या एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो जन्म के पश्चात होती है ये, अनुभवों के द्वारा अर्जित की जाती है। जन्म के पश्चात अनुभवों के द्वारा अर्जित की जाती है। अडेप्टिव या विशिष्ट प्रतिरक्षा रोगाणु की पहचान एवं चयनित उन्मूलन करती है। देखो, उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, जन्म के पश्चात अनुभवों के द्वारा अर्जित की जाती है। अडेप्टिव या विशिष्ट प्रतिरक्षा इसको बोलते हैं। अडेप्टिव या विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है ये, रोगाणु की पहचान एवं चयनित उन्मूलन करती है। रोगाणु की पहचान करती है और चयनित क्या होती है? उन्मूलन करती है। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फीचर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करें तो एक है विशिष्टता, स्पेसिफिसिटी। विशिष्टता या स्पेसिफिसिटी प्रत्येक रोग कारक के लिए विशिष्ट होती है। ये प्रत्येक जो रोग कारक होता है उसके लिए विशिष्ट होती है। विशिष्टता फीचर्स क्या होते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के? जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, अर्जित प्रतिरक्षा होती है, उसके जो कुछ फीचर्स होते हैं वो हैं स्पेसिफिसिटी, यानी कि प्रत्येक रोग कारक के लिए ये विशिष्ट होती है। पहली बात तो प्रत्येक जो रोग कारक होता है ना उसके लिए क्या होती है? विशिष्ट होती है। इसके अलावा है डाइवर्सिटी, विभिन्नता, अनेक प्रकार के रोग कारकों को पहचान सकती है, यानी कि अनेक प्रकार के जो रोग कारक होते हैं उनको पहचान सकती है, डाइवर्सिटी होती है। इसके अलावा है विभेदन करना, यानी कि डिफरेंशिएशन भी इसका क्वालिटी होती है। स्पेसिफिटी, डाइवर्सिटी और डिफरेंशिएशन। शरीर में प्रेजेंट सेल्फ एंटीजन व शरीर के बाहर उपस्थित जो एंटीजन में भेद कर उसी के अनुसार प्रतिक्रिया भी करती है। यानी शरीर में प्रेजेंट सेल्फ एंटीजन होते हैं कुछ तो, और शरीर के बाहर जो उपस्थित जो एंटीजन होते हैं, एंटीजन रोगाणु को बोल रहे हैं, तो भेद कर उसी अनुसार वो प्रतिक्रिया करती है। स्मृति, मेमोरी जो होती है, मेमोरी भी रखती है। शरीर में फर्स्ट टाइम प्रविष्ट होता है कोई रोगाणु, मतलब फर्स्ट टाइम प्रविष्ट होने पर प्रतिरक्षा तंत्र को उसे पहचान कर प्रतिरक्षा करने में समय लगता है। देखो क्या होता है कि शरीर में फर्स्ट टाइम जब प्रविष्ट होता है कोई रोगाणु तो प्रतिरक्षा तंत्र को उसे पहचान करनी पड़ती है। प्रतिरक्षा हमारी जो बॉडी का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जो इम्यूनिटी होती है, वो क्या करती है? उस रोगाणु को पहचान करने में टाइम लेती है और प्रतिक्रिया करने में क्या करती है? वो समय लेती है। इसे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। और इस रिस्पॉन्स की स्मृति
प्रतिरक्षा तंत्र में संग्रहित हो जाती है, और इस रिस्पॉन्स की जो स्मृति होती है वो प्रतिरक्षा तंत्र में क्या हो जाती है, संग्रहित हो जाती है। वह उसी रोग कारक के शरीर में प्रवेश करने पर, और फिर इस रिस्पॉन्स की जो स्मृति होती है, जो मेमोरी होती है रिस्पॉन्स की, तो उस प्रतिरक्षा तंत्र में क्या हो जाती है, वो स्टोर हो जाती है, यानी कि संग्रहित हो जाती है। और उसी रोग कारक के शरीर में प्रविष्ट करने पर प्रतिरक्षा तंत्र उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया करके, यानी कि पहले से उस वही रोग कारक अगर दोबारा से शरीर में प्रवेश करता है, तो जो हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसके विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया करता है पहले से, और उसको क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और इसी पे बेस्ड क्या होते हैं, टीके वगैरह दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन वगैरह। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, एनामिस्टिक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिर्फ सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जिसको बोलते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बात करें तो सक्रिय प्रतिरक्षा जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बात करें तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। सक्रिय प्रतिरक्षा जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है, यानी कि जो रोगाणु होते हैं उसका सामना करता है, तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा में। और ये जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है, यानी कि एक्टिव जो होती है, ये क्या होती है, धीमी होती है। धीमी होती है प्रतिरक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना। देखो इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, प्रतिरक्षा रक्षीकरण के दौरान जानबूझकर रोगाणुओं का टीका देना, अथवा प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। सक्रिय प्रतिरक्षा को कौन प्रेरित करता है, एक तो क्या करता है, टीका देना, यानी कि जानबूझकर रोगाणु जो होता है उसका टीका देना। और प्राकृतिक संक्रमण के द्वारा, टीका क्या होता है, टीका वही तो होता है उस रोगाणु के प्रति जो वैक्सीनेशन का टीका, ये कोरोना वगैरह का टीका लगा था। तो टीका क्या होता है, जो कोरोना होता है उसका ही उसी का वायरस होता है, और वो जानबूझ करके उस रोगाणु का क्या एंटर करवा दिया जाता है बॉडी में, और वो मेमोरी में मेमोरी एक बन जाती है उसके खिलाफ, जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है पहले तो, तभी तो हमें 1-2 दिन फीवर वगैरह हुआ था उससे, और उसके बाद फिर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं, अगर दोबारा से अगर वो संक्रमित कर देता है तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी करती है और उसके खिलाफ वो उसको मार देती है। तो उसी बेस्ड पे था ये टीका। तो टीका किसके बेस पे, एक्टिव प्रतिरक्षा में आता है टीका। और प्राकृतिक संक्रमण के दौरान संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को क्या करता है, संक्रामक जीवों का शरीर में पहुंचना, संक्रामक जो जीव होते हैं शरीर में पहुंचना सक्रिय प्रतिरक्षा को क्या करता है, प्रेरित करता है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा के पे बेस्ड होता है टीका। निष्क्रिय प्रतिरक्षा, शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। शरीर की रक्षा के लिए जो बनाए गए जो प्रतिरक्षी होते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में, देखो सक्रिय प्रतिरक्षा में आता है टीका, वो क्या टीका क्या प्रेरित करता है उसको, क्योंकि उसमें संक्रामक जीवों का ही शरीर में प्रवेश करवाया जाता है टीका के थ्रू। और शरीर की रक्षा के लिए बनाए गए जो प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दे दिए जाते हैं, सीधे ही, यानी कि जो शरीर को सेव करते हैं वो प्रतिरक्षी जो होते हैं, वो एंटीबॉडीज जो होते हैं, वहाँ पे तो क्या है, जो संक्रामक जीव जो था उसको प्रवेश करवा देते हैं। यहाँ पे एंटीबॉडीज जो सीधे ही शरीर को दे दिए जाते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रम भी क्या है, निष्क्रिय प्रतिरक्षा में आता है। कोलेस्ट्रम जो होता है ना, फर्स्ट टाइम जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं क्या, कोलेस्ट्रम। तो IgA एंटीबॉडी होती है इसमें। प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा द्वारा माँ से कुछ प्रतिरक्षी मिलते हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण क्या है, जल्दी से वो बीमार नहीं पड़ता ना, एकदम से नए वातावरण में आता है, नई चीज़ें होती हैं, तो हो सकता है वो उसको ना झेल पाए और बीमार हो जाए। तो क्या होता है, प्रेगनेंसी के दौरान भ्रूण को भी अपरा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा माँ से कुछ क्या प्रतिरक्षी जन्म से ही मिले हुए होते हैं, उसको बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात करें तो सक्रिय प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है इसमें लिम्फॉइड ऑर्गन्स, लिम्फोसाइट सेल्स और घुलनशील अणु जैसे कि प्रतिरक्षी शामिल होते हैं। सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात करें तो इसमें क्या होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, लिम्फोसाइट सेल्स और घुलनशील अणु जो होते हैं,
लिम्फोसाइट सेल्स, लिम्फॉइड ऑर्गन्स और कुछ घुलनशील अणु जैसे कि प्रतिरक्षी उसमें शामिल होते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र में। सक्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बात कर रहे हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्वयं प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो एलर्जी प्रतिक्रियाओं, स्वयं प्रतिरक्षा रोगों और अंग प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो और थाइमस जैसे प्राथमिक लसिकाव अंग हैं। देखो ये एलर्जी प्रतिक्रिया वगैरह होती है और स्वयं प्रतिरक्षा जो रोग होते हैं प्रतिरोपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। इसमें क्या जो बीएम होती है यानी कि बोन मैरो जो होती है, बोन मैरो और थाइमस जो होते हैं ऐसे प्राथमिक लसिकाव अंग हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं। प्राथमिक लिम्फॉइड ऑर्गन्स किसको बोलेंगे? एक तो बोन मैरो हो गया, एक हो गया थाइमस। बोन मैरो और थाइमस जो होता है उसको बोलते हैं प्राथमिक लसिकाव अंग या प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स बोलते हैं। परिपक्वन के बाद लसिकाणु प्लीहा यानी कि स्प्लीन जो होती है, प्लीहा स्प्लीन, ये जो जब इनका परिपक्वन हो जाता है, प्राइमरी लसिकाव अंग जो होता है बोन मैरो और थाइमस में इनका क्या है, परिपक्वन होता है। परिपक्वन के बाद जब लसिकाणु होते हैं जो लिम्फोसाइट होते हैं वो स्प्लीन में चले जाते हैं और लसिका ग्रंथियों, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैचेस और अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक अंगों में चले जाते हैं। प्राइमरी अंगों से फिर वो परिपक्वन के बाद लसिकाणु जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्लीन और टॉन्सिल्स और पेयर्स पैचेस और अपेंडिक्स जैसे द्वितीयक जो अंग होते हैं, सेकेंडरी जो लिम्फोसाइट ऑर्गन्स होते हैं उसमें क्या वो चले जाते हैं। सेकेंडरी लिम्फोसाइट ऑर्गन्स ऐसे स्थान होते हैं जहाँ पे लसिकाणु की प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उनकी प्रतिजन के साथ क्या होते हैं, प्रतिजन के साथ, किसके साथ, प्रतिजन के साथ। प्रतिजन यानी कि बाहर से जो रोगाणु आया है उसके साथ पारस्परिक क्रिया होती है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो और थाइमस दोनों ही टी लसिकाणुओं के परिवर्धन व परिपक्वन के लिए वातावरण उपलब्ध करवाते हैं। बोन मैरो और थाइमस यहाँ पे क्या होता है, परिपक्वन होता है, ठीक है। प्लीहा स्प्लीन के बारे में बात करें तो मुख्य रूप से लिम्फोसाइट और मैक्रोफेसेस होते हैं। यहाँ पे लिम्फोसाइट और मैक्रोफेसेस कहाँ होती हैं, ये स्प्लीन में होती हैं, प्लीहा में होती हैं। इसमें आरबीसी सेल्स का बड़ा भंडार होता है और यह ब्लड में प्रेजेंट सूक्ष्म जीवों को फांस करके, ब्लड में प्रेजेंट जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको फांस करके फिल्टर के रूप में ये कार्य करती है प्लीहा। तो इसका भी बहुत अच्छा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। लसिका ग्रंथियाँ जो सूक्ष्म जीव या दूसरे प्रतिजन लसिका ऊतक तरल में आ जाते हैं, जो ब्लड में आ जाते हैं, लसिका में आ जाते हैं, प्लाज्मा में आ जाते हैं, तो लसिका ग्रंथियाँ उन्हें फांस लेती हैं और फिर उनको नष्ट करने में काम करती हैं लसिका ग्रंथियाँ। प्रमुख पथों के बारे में बात करें तो जैसे श्वसन पथ है, पाचन है, जनन है, इसके आस्तरों के भीतर लसिकाव ऊतक उपस्थित होते हैं। क्या क्या होते हैं, लसिकाव ऊतक, लिम्फोसाइट्स जो ऑर्गन्स होते हैं और इनको क्या बोलते हैं, माल्ट बोलते हैं। माल्ट मतलब म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट जिसको बोलते हैं। लसिकाव ऊतक स्थित होते हैं, लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं और उसको बोलते हैं माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, माल्ट। श्वसन, पाचन और जनन के स्तरों के भीतर लिम्फोसाइट्स के आधार पर सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र दो प्रकार का होता है। एक तो होता है CMIS और एक होता है AMIS, सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम। CMIS और AMIS लिम्फोसाइट्स के आधार पर। देखो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं अभी कि बोन मैरो थाइमस में परिपक्वन होता है लिम्फोसाइट्स का, उसके अलावा वो वो हमें सक्रिय प्रतिरक्षा भी हमें क्या है, रोगों से बचाती है। लिम्फोसाइट्स के आधार पर सक्रिय प्रतिरक्षा दो प्रकार की होती है, CMIS और AMIS, ठीक है।